Hello students, welcome back. In previous lecture, we complete the unit number 1, chapter number 3, जिसका लास्ट टॉपिक था मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसके अंदर हमने मोबियस यानी कि बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के जो सम्स थे वो देखे थे। उस चैप्टर के अंदर टोटल हमने 3 टॉपिक्स देखे थे। वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी वजह से जो 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते थे वो मैंने आपको उसमें करवा दिया था। ओके, यूनिट 1 टोटली कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। वो प्रीवियस लेक्चर के साथ वो कंप्लीट हो गया। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू यूनिट नंबर 2 एंड उसके अंदर एक ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, सबको बताया पहले तो कॉम्प्लेक्स सब लोगों ने जान लिया है अभी तक। इंटीग्रेशन के बारे में पहले से 11th 12th से या डिप्लोमा से आप लोग जानते हो। ओके, सो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा। सो कॉम्प्लेक्स जो था, कॉम्प्लेक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। ओके, इंटीग्रेशन मतलब सीधा सिंपल बेसिक जो लेक्चर था स्टार्टिंग का, सबसे पहले जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया, सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, उससे भी पहले मैंने जो लेक्चर्स रखे हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज थे। ओके, सो यहाँ पे दोनों का मिक्स वर्जन आएगा। सेकंड थिंग इंटीग्रेशन है, सो डेफिनेटली इस सम के मतलब इस टॉपिक के अंदर सारे सम्स के अंदर मोस्ट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1.1 एंड 1.2 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रखा है यूट्यूब चैनल पे, वो एक बार देख लेना। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज लाइन इंटीग्रल्स। लाइन इंटीग्रल्स के बारे में बेसिक या डिटेल में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सम के रिलेटेड जो है टॉपिक्स चाहिए या जो प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज के अंदर टोटल 5 है। 5 के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज ये आपके लिए नई भी है और यही आपको यूज करना है। ओके, इसका यूज कहां पे होता है, तो अगर आपको अपर बाउंड फाइंड करना है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है, तो कोई भी लाइन इंटीग्रल का या इंटीग्रल का आपको एक अपर बाउंड यानी कि ऊपर की लिमिट आपको फाइंड करनी है, मैक्सिमम लिमिट, तो उसके लिए इस फॉर्मूला की या इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर m यहाँ पे दिया है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आगे की जो 4 प्रॉपर्टीज है जो बेसिक है, जो आराम से आप लोग पहले से ही जानते हो, वो एक बार रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर क्या बोलता है कि यहाँ पे एक तो प्लस है एंड एक कांस्टेंट। तो अगर प्लस है तो आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। ओके, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलता है। एंड कांस्टेंट जैसे इंटीग्रेशन में बाहर आता है वैसे k1 बार k2 बार, और ये जो फंक्शन से सेपरेट कर दिए यहां से। ओके, सो बेसिक लिनियरिटी वाला जो था इंटीग्रेशन में करते हो वो ये। सेंस रिवर्सल ये भी आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास लिमिट है और लिमिट को मैं ऊपर नीचे चेंज कर देता हूं यानी इनवर्स कर देता हूं, नीचे की लिमिट ऊपर और ऊपर की लिमिट नीचे, ऐसे चेंज करता हूं तो आगे क्या आता है माइनस। देन पार्टीशनिंग ऑफ पाथ यानी पाथ का पार्टीशन करना है। एक कर्व है आपके पास, आप एक कर्व सीधा सॉल्व नहीं कर पा रहे या सीधा इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो बीच में से आप क्या करते हो, पार्टीशन कर देते हो, कर्व 1 कर्व 2 C1 C2, और उसमें से लिमिट लेके फिर आप सॉल्व करते हो। तो सीधा सिंपल यही है कि इसके अंदर अगर आपके पास कर्व C को C1 एंड C2 में कन्वर्ट किया है, 2 कर्व के अंदर एक ही कर्व को पार्टीशन किया है, तो आपका आंसर कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन है तो एक कर्व आएगा पहला C1 देन C2 और दोनों के बीच में आ जाएगा प्लस, सीधा सिंपल। ओके, एंड लास्ट वन इंटीग्रल इनइक्वालिटी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मॉड्यूलस आपका बाहर है, इंटीग्रेशन के बाहर टोटल मॉड्यूलस दिया है, फिर सिर्फ आप फंक्शन का और डीजेड का इसमें मॉड्यूलस अप्लाई करते हो, ये दोनों का जो आंसर बचता है उस आंसर में बीच में क्या आता है, लेस और इक्वल टू, मतलब ये आंसर जो मॉड्यूलस सेपरेट हो जाता है वो आंसर या तो इससे इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। ओके, जैसे कि मॉड्यूलस की डेफिनेशन में आप लोग जानते थे कि मॉड z1 इंटू z2 है, तो z1 z2 मॉड सेपरेट करते थे मल्टीप्लीकेशन में, तो लेस और इक्वल टू साइन वहां पे आता था, प्लस में भी आता था। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे आता है। ओके, सो ये 4 जो बेसिक जो इनइक्वालिटी सी 4 यहां तक ये आप ऑलरेडी जानते हो। 5 भी आपके लिए नई है, एक बार रीड कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस ऑन द कर्व कैपिटल सी पे आपको कोई फंक्शन दिया है और वो कंटिन्यूअस पहले से गिवन है। ओके, तो कंटिन्यूअस है ऑफ लेंथ कैपिटल एल, कंटिन्यूअस होने के लिए वहां पे एक लेंथ दी होगी। लेंथ मतलब कोई भी हो सकती है, लाइन हो सकती है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, फिर सर्कल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसकी लेंथ एल के अकॉर्डिंग टू ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। एंड मॉड एफ ऑफ जेड लेस और इक्वल टू एम, यानी वो जो फंक्शन होगा आपके पास उसका मॉड्यूलस या तो m होगा या m से छोटा होगा। m क्या है अभी हमें पता नहीं है, बट एक फिक्स वैल्यू होगी, वो होगी या उससे छोटी होगी, यानी कि एक लिमिट यहां से मिलेगी
एक आपका लेंथ एल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मॉड्यूलस का आंसर मिल जाएगा, और ये जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल आपको दिया है, ये आपका एफ ऑफ जेड है। ओके, इंटीग्रेशन दिया है, इसके दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई करूंगा, मतलब अप्लाई नहीं करना है बट इस हिसाब से अप्लाई करूंगा तो वहां पे आपको एक अपर बाउंड मिल जाएगी। ओके, तो वेयर कैपिटल सी इज द स्ट्रेट लाइन, यहां पे आपको ये जो फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस ऑफ लेंथ कैपिटल एल लिखा था, ये एल आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हर बार आपको कैपिटल सी का यहाँ पे कंफर्मेशन दिया होगा कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, सर्कल है, क्या है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 प्लस आई। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिए है उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि लाइन सेगमेंट के पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे पहले तो एक फिगर बनानी है, फिगर के ऊपर से आपको एक लाइन सेगमेंट का पर्टिकुलर नाम दे देना ओ और ए, उस हिसाब से नाम देके फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको अपर बाउंड फाइंड करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके अंदर एम फाइंड करना है। ओके, जो कि मिलेगा मॉड्यूलस एफ ऑफ जेड करके, एंड कैपिटल एल सबसे पहले आपको वही फाइंड करना है। सर्कल है तो सर्कल की लेंथ क्या होती है, सर्कमफरेंस यानी कि 2 पाई आर। ओके, एंड अगर वहां पे कोई सर्कल की जगह लाइन सेगमेंट दिया है तो सीधा सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, जो यहाँ पे मैं करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन के अंदर पहले तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं डिनोट करूंगा। ओके, पॉइंट कौन सा है तो वो पहले फिगर में दिखा देता हूं। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इसके अंदर पहले 0 दिया है O। ओके, तो O पॉइंट ओरिजिन होगा यानी कि 0,0। देन 1 प्लस आई, सब लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, x प्लस आई बाय। ये इसके साथ कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 1 मिलेगी और y की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब i into 1 तो होगा। सो x और y 1 1 मिलेगा, यानी आपका पॉइंट क्या हुआ 1 1। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 1 1, 1 यहां पे होगा, 1 यहां पे होगा, सो दोनों का कॉमन ये आएगा। ओके, इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूं, ये आपका ओ पॉइंट। सो ओ और ए को ज्वाइंट करो तो ये आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट। डन, फिगर हो गई। फिगर इन केस भूल जाते हो तो चलेगा बट पॉसिबल है तब तक याद करके उसको ड्रॉ कर दो। ओके, चलो इसके हिसाब से ये जो नोटेशन मैंने लिया है ये यहां पे जस्टिफाई कर देता हूं। सो हियर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट denotes from points, नोटेशन दे देता हूं O 0 0 to कैपिटल A 1, 1। तो ये फॉर्मेशन में से मैंने नॉर्मल फॉर्मेशन कर दिया। ओके, चलो अभी आ गया, अब इसकी L यानी कि लेंथ फाइंड करो। तो लेंथ L इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, पहले तो अंडर रूट करो। ओके, ये जो पॉइंट्स दिए इसमें पहले x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन करो। ओके, सब्ट्रैक्शन कोई भी साइड चलेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन करके आप उसका होल स्क्वायर करने वाले हो। तो आपने 0 - 1 किया है या 1 - 0 किया है, डजंट मैटर, होल स्क्वायर होगा तो नेगेटिव आंसर भी प्लस हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्शन करो, वैसे तो इस साइड से आता है रिवर्स में 1 - 0, तो यहां पे क्या होगा 1 - 0 का होल स्क्वायर। पहले x कोऑर्डिनेट प्लस अब y कोऑर्डिनेट का करो, सिमिलरली 1 - 0 का होल स्क्वायर। आपने 0 - 1 का होल स्क्वायर किया है तो भी चलेगा। 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1 और 1 - 0 का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 दैट इज √2। सो आपको L मिल गया यहाँ पे। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल N। कैपिटल N इसका यहाँ पे दिया है। कैपिटल N का फॉर्मूला क्या है कि f ऑफ z जो है उसका मॉड्यूलस फाइंड करो, और लेस और इक्वल टू कंपलसरी होना चाहिए। मॉड्यूलस f ऑफ z फाइंड कर दिया बट इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है तो मतलब वो आपका कैपिटल M नहीं बनेगा। तो आपको आंसर ऐसा ही फाइंड करना है कि वो लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट हो। चलो तो वो स्टार्ट कर दे। तो पहले फंक्शन क्या है वो लिख दो यहाँ पे। सो f ऑफ z इज ये जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया है दैट इज कॉल्ड f ऑफ z, सो विच इज z²। z आप हर बार क्या रखते हो, x प्लस आई वाई, सो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। डन। अब x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ओपन करो a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले आएगा x² प्लस 2ixy प्लस i² y²। i² की वैल्यू -1, सो सब्स्टिट्यूट करो
तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, आई स्क्वायर इज -1, सो माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस 2ixy, आई आगे लिख देता हूं, एंड 2xy। कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से मैंने कर दिया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। ओके, सो ये आपको एफ ऑफ जेड मिला। अब इसका मुझे मॉड्यूलस करना है। मॉड्यूलस करने से पहले आपको एक लाइन सेगमेंट मिली है, ये लाइन सेगमेंट का इक्वेशन भी डेफिनेटली होगा, तो वो इक्वेशन क्या है वो फाइंड आउट करो। वैसे तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते थे, एक फॉर्मूला था, इस साइड y कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला, फिर x कोऑर्डिनेट्स, इस तरीके से फॉर्मूला आता था, जो आगे के एग्जांपल्स में भी आएगा। ओके, बट यहाँ पे वो जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, ये क्या है 0 0, यहाँ पे पॉइंट क्या है 1 1। अगर इसी लाइन सेगमेंट को आगे कंटिन्यू करूं तो पॉइंट क्या आएगा 2 2, देन 3 3, 4 4, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके दोनों इक्वल रहते हैं। इक्वल मतलब क्या, इस लाइन का इक्वेशन क्या बोल सकते हो, y = x या x = y। क्लियर? सो लाइन सेगमेंट का डायरेक्टली मुझे इक्वेशन मिल गया, तो वो यहां पे लिख दो, हियर इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट इज y = x। ये रिप्लेस कर दो, y की जगह पे x इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। जरूरी नहीं है आप x की जगह y करोगे तो भी चलेगा, बट पॉसिबल है तब तक यहाँ पे y जो है उसकी जगह x से कन्वर्ट करना। क्वेश्चन का आंसर जो बचता है x में रखने का ट्राई करना, y में कर दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, सेम आंसर ही आएगा। ओके, सो ये y = x, इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो देयरफॉर f ऑफ z बिकम्स, ये जो आंसर है x² - y², y की जगह x रखो, चलो पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x² - y की जगह x उसका स्क्वायर प्लस i 2x और y की जगह x, ये तो सेम है 0 हो जाएगा, i बचेगा 2x एंड स्क्वायर यानी कि 2x² बचेगा और आगे i। ओके, सो ये मिला मुझे f ऑफ z। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू लाने के लिए मॉड करना पड़ेगा f ऑफ z का, तो मॉड्यूलस दोनों साइड अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू, मॉड्यूलस के अंदर क्या होता है, एक तो रियल पार्ट का स्क्वायर होता है एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैं अप्लाई करूं तो रियल पार्ट तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x², उसका होल स्क्वायर करता हूं। ओके, तो 2x² का होल स्क्वायर और ऊपर आएगा अंडर रूट, तो डेफिनेटली अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ही टर्म है, तो आंसर सिर्फ बचेगा 2x²। सो मॉड्यूलस f ऑफ z आपको क्या मिला 2x²। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ओके, फॉर्मूला याद रखना, हमें इसकी जरूरत है, तो बाकी सब रफ कर लेता हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप ये थियरी लिख सको। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मॉड f ऑफ z लेस और इक्वल टू m, तो मॉड f ऑफ z तो मिल गया है 2x², वापस यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सो देयरफॉर मॉड f ऑफ z इज इक्वल टू 2x²। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे m जो है वो आपका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, ये x वाला नहीं चलेगा। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे वेरिएशन क्या हो रहा है, तो x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 1, यानी x वैल्यूज लाइज कर रही है 0 और 1 के बीच में। तो अगर x की जगह मैं यहाँ पे 0 रखूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0। ओके, मिनिमम वैल्यू x आपका 0 से 1 के बीच में लाइज कर रहा है, तो अगर 0 रखता हूं तो 0 आंसर मिलेगा, 1 रखूंगा यानी मैक्सिमम आंसर रखूंगा तो इसका आंसर टोटल क्या मिलेगा 2, यानी 0 से 2 के बीच में आएगा। किसके बीच में आता है वो मुझे नहीं चाहिए, बस लेस और इक्वल टू, यानी मैक्सिमम वैल्यू वहां पे आपको लिखनी है, उससे वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो ये लेस और इक्वल टू लाने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका आंसर कैसा मिलेगा आपको, मॉड f ऑफ z विच इज लेस और इक्वल टू 2, यानी कि 2 होगा या 2 से कम होगा, जैसा कि अभी हमने देखा। साइड में कंडीशन लिखना कि इसके ऊपर से आपको ये वैल्यूज पता चलेगी। डन, सो एक कांस्टेंट मिल गया दैट इज कॉल्ड कैपिटल M, L ऑलरेडी मिला हुआ है, सो यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर M इज इक्वल टू 2, M मिल गया, L मिल गया, दोनों की वैल्यू इसके अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो नाउ इनइक्वालिटी जो है ML उसका नाम लिख देना, सो बाय ML इनइक्वालिटी
पहले फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज लेस और इक्वल टू एम एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। एम की वैल्यू क्या है आपकी 2, एल की वैल्यू क्या है √2, सो √2, और एफ ऑफ जेड आपका एक्चुअल क्या था जेड स्क्वायर, तो वो यहाँ पे लिख दो इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर डी जेड एंड मॉड्यूलस कंप्लीट। ओके, तो ये जो मैंने मॉड्यूलस के हिसाब से इनइक्वालिटी का यूज करके ये जो वैल्यू फाइंड की, ये क्या है आपकी अपर बाउंड। ओके, यानी कि ये जो कर्व सी के अंदर ये फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करूं, यानी वो लाइन इंटीग्रल है, उसका मैक्सिमम अपर बाउंड यानी कि मैक्सिमम अपर वाली वैल्यू क्या होगी 2√2। सो यहां पे लिख दो हेंस अपर बाउंड ऑफ, जैसे यहां पे मांगा है फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल लिख दो अपर बाउंड ऑफ द इंटीग्रल इज 2√2। सो ये आपका लाइन इंटीग्रल का टोटल 2 क्वेश्चन है। एक फर्स्ट अपर बाउंड फाइंड करने का क्वेश्चन होता है, ओके, जो प्रीवियसली जो सारे क्वेश्चंस थे पुराने पेपर्स के अंदर उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नए में ज्यादा नहीं आते, पर फिर भी एक सम करवा दिया है तो दूसरा सम ऐसा है तो आपको आइडिया रहनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल आपका ये अपर बाउंड का नहीं, एक्चुअल लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करने का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ लाइन इंटीग्रल, इवेल्युएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। अभी जो टॉपिक देखा था वो क्या था आपका कि अपर बाउंड फाइंड करने का था, उसमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हम इवेल्युएट नहीं करते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले तो एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना कि कब ये मेथड अप्लाई करनी है और कब प्रीवियस करनी है। तो उसके अंदर सिंपल होगा, अगर प्रीवियस मेथड अप्लाई करनी है तो वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा फाइंड द अपर बाउंड ऑफ इंटीग्रल। ओके, और इसके अंदर आपको क्या लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल या फिर इवेल्युएट लाइन इंटीग्रल्स। ओके, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे बनेगा वो इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके पर्टिकुलर एक आंसर लाना है, जैसे कि 11th 12th साइंस में या डिप्लोमा में आप लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, सो इसका मैंने वर्किंग रूल लिखा है जो ऑलमोस्ट सारे सम के अंदर कॉमन आता है, बस खाली ये जो स्टेप नंबर 3 है इसके अंदर समटाइम्स वेरिएशन होता रहता है, जैसा आपका कर्व दिया है वैसे। तो पहले वो देख लेते हैं। वर्किंग रूल के अंदर स्टेप नंबर 1, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, dz इज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई, जो हर बार आए z की जगह हम ये वैल्यू रखते हैं, सबको पता है। इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड अप्लाई करो तो ये dz बनेगा, ये dx होगा और ये dy होगा। उसके ऊपर से ही आता है, ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कर्व कौन सा होगा वो पता नहीं है, मोस्टली लाइन का इक्वेशन यूज होगा, लाइन आपको गिवन होगी, समटाइम्स सर्कल भी हो सकता है, समटाइम्स अदर वैल्यू या अदर कर्व भी हो सकता है। ओके, तो उसका आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो लाइन का इक्वेशन प्रीवियसली तो हमने सम के अंदर हमें डायरेक्ट मिल गया था, अब कैसे लाना है वो जो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करूंगा यहाँ पे उसके अंदर आपको वो फॉर्मूला भी पता चल जाए। ओके, देन स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट द इंटीग्रल फंक्शन, यानी कि जो आपका फंक्शन दिया है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z है, ये जो फंक्शन है इंटीग्रल फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल z है, यानी कि x और y दोनों को इंक्लूड करता है। ओके, आपको सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है, चाहे x हो या y, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि कंपलसरी x में ही करना है या y में, जो आपको इजी लगता है उसमें आपको कन्वर्ट कर देना है, दोनों में आंसर सेम आएगा। ओके, बट ट्राई करना कि जो इजी लगता है उसमें ही जाओ, कॉम्प्लिकेटेड में मत जाना, नहीं तो इंटीग्रेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देन लास्ट स्टेप 4th, अप्लाई द लिमिट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, यानी कि आपने अगर x लिया है, x में कन्वर्ट किया है तो x की लिमिट अप्लाई करो, y लिया है तो y की लिमिट अप्लाई करनी है। देन इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करके फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है। लिमिट रखो तब ध्यान रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होती है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। So let's see the first example. Evaluate क्लियर वर्ड लिखा है, यहां से पता चल जाएगा। देन रियल पार्ट ऑफ z दिया है, ओके, z आपका x प्लस आई होता है तो उसके ऊपर से रियल पार्ट ऑफ z मिल जाएगा। Where c is the shortest path from this point to this point, ओके, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ लिखा है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, ओके, बट शॉर्टेस्ट पाथ बोला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, मतलब ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा या फिर लाइन। ओके, सो दैट मीन्स के जैसे प्रीवियसली क्वेश्चन किया था वैसे ही यहाँ पे
मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। फिगर सेम टू सेम आई। सबसे पहले फिगर बना देते हैं इसकी। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। पहले तो पॉइंट जस्टिफाई करो। 1 प्लस आई, x आपका 1 रहेगा, y i के साथ वैल्यू है कोई नहीं है मतलब 1 होगा, तो x और y दोनों क्या मिलेंगे 1 1। ओके, तो एक पॉइंट मिलेगा 1 1 जो डिनोट करता हूं यहाँ पे, सपोज ये 1 और ये 1, तो टोटल आएगा यहाँ पे a 1, 1। फिर दूसरा है 3 और यहाँ पे है 2, यानी 3 2 पॉइंट आएगा। x कोऑर्डिनेट 3 है, तो 1 2 और 3, तो यहां पे आपका 3 आएगा। 1 2 एंड 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डिनोट कर देता हूं। ये आपका 1 और y में 2, तो 3 2 यानी कि x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 2, यानी यहां पे आएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट b 3, 2, दोनों को ज्वाइन कर लो, ये आपका लाइन सेगमेंट बनेगा। ओके, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है जो बाद में करते हैं। चलो फिगर बन गई, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या करना है, z, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले लिख दो z इज इक्वल टू x प्लस i1। देयरफॉर dz भी साथ में ही फाइंड कर लो जो हर बार कॉमन आएगा, dx प्लस i d1। देन स्टेप नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी कि यहाँ पे लाइन दिया है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। वो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z ये भी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू भी साथ में लिख दो। फंक्शन जो चाहिए, तो फंक्शन को सिंपल बना देना, x और y के अंदर कन्वर्ट कर दो। सो रियल पार्ट ऑफ z क्या बनेगा, z आपका ये है, इसका रियल पार्ट क्या है x। सो हियर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x। चलो वो हो गया। अब स्टेप नंबर 2 अप्लाई करो, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पे इक्वेशन किसके बीच में आएगा, सॉरी लाइन कौन से पॉइंट्स के बीच में आएगा वो पहले डिनोट कर देते हैं। सो हियर नाउ इक्वेशन ऑफ straight line between the points कौन से है, फर्स्ट है a 1 1 एंड b 3, 2 is। तो आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है बिटवीन दिस पॉइंट्स। इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले तो फॉर्मूला याद रखना, ऑलरेडी आप लोग 8 9 10 स्टैंडर्ड में सॉल्व करके आ गए। ओके, 11th 12th में भी यूज होगा। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला है। अभी जैसे मैंने बात की थी कि इस साइड y वाले स्टेप्स आते हैं, इस साइड x वाले, और यहाँ पे आपका स्लोप बनता है। यहाँ पे ये जो x1 y1 x2 y2 है, x1 y1 मतलब आपका फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 यानी कि आपका सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर दो। सो देयरफॉर y माइनस y1 यानी फर्स्ट पॉइंट ये है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1। देन y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 आएगा। ये सब्स्टिट्यूट करने में ध्यान रखना, अगर दिक्कत आती है तो साइड में या पीछे रफ में ये वैल्यूज ऐसे लिख देना कि x1 1 है, फिर यहाँ पे y1 1 है, x2 दूसरा पॉइंट 3 और y2 आपका 2, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो y1 आपका क्या मिलेगा 1, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है आपका 1, डन। x माइनस x1 की वैल्यू 1, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। सिंप्लीफाई करो, y माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1, 3 माइनस 1 यानी 2, x माइनस 1, ये 2 को इस साइड ले लो। सो 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो। सो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। सिंपल इक्वेशन बनाओ, x और y एक साइड कर दो। सो देयरफॉर सिंपल इक्वेशन बनाओ, तो पहले तो x एज इट इज रहने दो, 2y उस साइड ले जाता हूं, तो x माइनस 2y, ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, आंसर बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन का यहां पे आपको इक्वेशन मिला है, ये डिनोट कर दिया। ओके, चलो इक्वेशन मिल गया, मतलब आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट द इंटीग्रल फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल। तो आपका
इंटीग्रल फंक्शन क्या है, x, रियल पार्ट ऑफ z, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे dz लूंगा तो उसके अंदर आपकी वैल्यू आएगी dx और i dy, मतलब यहाँ पे dy है। तो कोई भी एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना है आपको, चाहे x में करो या y में, जो भी बेटर लगता है आप अप्लाई कर सकता हो। अभी मैं x में अप्लाई करता हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी मुझे लग रहा है। ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2y माइनस 1, दोनों वैल्यू इस साइड। बट नीचे अब जब मैं अप्लाई करूंगा जो इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ c रियल पार्ट ऑफ z dz इज इक्वल टू, रियल पार्ट आपका क्या बनेगा, x, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है, dz की वैल्यू क्या है, dx प्लस i dy। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो x यहां पे ऑलरेडी दो जगह पे है, y सिर्फ एक जगह पे है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि y को रिप्लेस करूं x के अंदर, वो इजी रहेगा। ओके, चाहे y की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिले बट वो इजी रहेगा। फिर भी अगर आप x को रिप्लेस करके y में ये दोनों आंसर कन्वर्ट करते हो तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, y को रिप्लेस कर रहा हूं। सो नीचे यहां पे लिख देता हूं, y की वैल्यू फाइंड करो, तो पहले तो x इस साइड जाएगा, 1 इस साइड जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, ये -2y है तो इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x प्लस 1 एज इट इज और 2y प्लस हो गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डायरेक्ट x प्लस 1 बाय 2। ओके, ये वैल्यू मिली। अब रिप्लेस करने में जब भी आप ये सेंटेंस लिखो, वैसे एडवांस में याद है कि ये जरूरत पड़ने वाली है तो पहले ही लिख लोगे तो चलेगा, नहीं है तो क्या करना कि ये जो लाइन लिखो उससे पहले 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देना। ओके, जो रिक्वायरमेंट वैल्यू है वो आपको लिखने के लिए। तो y की वैल्यू मिल गई, अब इसके ऊपर से मुझे y यहाँ पे नहीं चाहिए, dy चाहिए। तो dy क्या मिलेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई करो, तो dy x की जगह dx नीचे बाय 2 एज इट इज रहेगा, एंड 1 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो dy की वैल्यू क्या मिली, dx बाय 2। सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, वो इजी रहता है, इसकी वजह से मैं y में से x में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, चलो तो आप अप्लाई करते हैं। अब x एज इट इज, dx एज इट इज, i एज इट इज, और dy की जगह आएगा dx बाय 2। अब टोटली मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, x में, तो यहाँ पे अप्लाई करनी है लिमिट आपको x की लिमिट यहां से देख लो, पॉइंट आपके एक जगह से दूसरे में जाना है, उसमें x का वेरिएशन क्या हो रहा है, 1 से 3, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, 1 से 3। सपोज आपने y में कन्वर्ट किया है तो आपकी y का कोऑर्डिनेट्स की लिमिट देखनी है 1 से 2, यानी 1 से 2 आएगा अगर y में कन्वर्ट किया है तो। चलो इतना हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इस साइड का पोर्शन मैं रफ कर रहा हूं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो स्टेप नंबर 3 तक आ गया। अब स्टेप नंबर 4, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, अब इंटीग्रेशन कर रहा हूं, पहले सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। दोनों जगह पे dx है, dx कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा i बाय 2, तो dx कॉमन ले लेते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c ओवर c रियल पार्ट ऑफ z dz इज इक्वल टू 1 2 3 x एज इट इज, और dx कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस i बाय 2। ये टोटली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर ले लो, तो 1 प्लस i बाय 2। x का इंटीग्रेशन अप्लाई करो, क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 होगा, और उसकी लिमिट क्या है, 1 से 3। इसका एलसीएम ले लो तो 2 यहां पे जाएगा, प्लस 2 प्लस i डिवाइड बाय 2 होगा। यहां पे पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, तो 3 का स्क्वायर, x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और नीचे बाय 2 एज इट इज, माइनस, अब लोअर लिमिट x की जगह पे 1 अप्लाई करो, तो 1 बाय 2। डन, सिर्फ x की जगह पे ही लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। 2 प्लस i बाय 2 एज इट इज रहेगा, 9 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, डायरेक्टली सीधा सब्ट्रैक्शन, 9 माइनस 1 8, 8 बाय 2 यानी ओनली 4। अब ये भी निकाल देता हूं नीचे से, 2 2 4 होगा, सो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 2 प्लस i, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 4 प्लस 2i होगा। सो इसका इंटीग्रेशन का मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 4 प्लस 2i। अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू y के अंदर रिप्लेस करके, जैसे पहले हमने लिखा था,
वैसे रिप्लेस करके भी सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बट ध्यान रखना, अगर उसमें y में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट आपको y की लेनी है। बाय चांस अगर x की ले ली तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ करना नहीं है। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन पार्ट या डिफरेंट पार्ट हर बार बनता है वो इतना है। ओके, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन या दूसरा कोई भी कर्व दिया है उसका इक्वेशन फाइंड करना है, उसमें ही प्रॉब्लम आएगी और कहीं पे नहीं आएगी। अब ये जो मैंने एक सम करवाया है, इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम और सम करेंगे, तो ये कंटिन्यू टॉपिक रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।